नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुरारीलाल दायमा आज आपसे लेजिटिमेसी की बात करूंगा। लेजिटिमेसी मतलब वैधता या औचित्यपूर्णता की जो अवधारणा है ये बहुत प्राचीन है, लेकिन आधुनिक युग में इसने एक नया अर्थ और एक संदर्भ प्राप्त कर लिया है। राजनीतिक विकास और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं की जो स्थापना हुई तो राजनीति के व्यवहार में जो दमनात्मक शक्ति के जो संबंध थे उनकी भूमिका कम होती चली गई और शक्ति के जो दमनात्मक रूप हैं जैसे प्रभाव, सत्ता, नेतृत्व, इनकी भूमिका निरंतर बढ़ती गई। यदि हम शक्ति के दमनात्मक और अदमनात्मक रूप को वैधता से जोड़ते हैं तो उनका मनोवैज्ञानिक असर बढ़ जाता है। जब हमें वैधता की स्थिति प्राप्त नहीं होती है तब वैधता पर संदेह उत्पन्न हो जाता है और मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने के संबंध में उसकी सीमाएं एकदम से सिमट के रह जाती हैं। शक्ति, प्रभाव, सत्ता, ये सब वैधता की स्थिति में ही प्रभावशाली होती हैं और दूसरों के व्यवहार को परिवर्तित करने में सक्षम होती हैं। रॉबर्ट डेहल कहता है कि राजनीतिक वैज्ञानिक जो हैं वो अपने कार्य को वैधता प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। वे अपने प्रभाव को वैधता रूपी वस्त्र से ढकने का प्रयास करते हैं। ऐसा हो जाने पर उनकी सत्ता की स्थिति बन जाती है या उनको सत्ता प्राप्त हो जाती है। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रभावशालीता वैधता पर निर्भर करती है, क्योंकि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैधता सबसे महत्वपूर्ण होती है कि जन सहमति पर आधारित व्यवस्था हो गई है लोकतंत्र। अब भय, आतंक के आधार पर जनता से आज्ञा पालन नहीं करवाया जा सकता। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैधता एक आवश्यक, कहें कि बिना वैधता के लोकतंत्र संभव नहीं है। व्यक्ति और सत्ता के बीच में मधुर संबंध स्थापित होना बहुत जरूरी है। सत्ता के द्वारा अधिक से अधिक लोगों से यानी कि विश्वास प्राप्त करना होता है उसे, और राजनीतिक व्यवस्थाएं सदैव वैधता की तलाश में रहती हैं जिससे कि वो उनका वो हो सके कि औचित्य हो सके, उनका जनता का विश्वास उनमें बना रहे। तो उसी चीज़ को हम यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे कि जो वैधता है वो लेजिटिमेसी, ये शब्द लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से हुई। मध्यकाल में इसे लेजिटिमेट्स कहा जाता था। आगे चलकर अंग्रेजी भाषा में इसे लॉफुल यानी कि वैधानिक कहा जाने लगा और सर्वप्रथम रोमन दार्शनिक सिसरो ने लेजिटिमस शब्द का प्रयोग किया। विधि द्वारा गठित शक्तियों यानी कि न्यायाधीशों के लिए इसका प्रयोग किया गया। वैधता एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को यह विश्वास हो जाता है कि जो शासन में है, जो सत्ता है, उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृत नियमों और क्रियाविधियों पर आधारित है। कार्ल जे फ्रेडरिक कहते हैं कि वैधता कानूनों और शासकों के न्याय संगत होने का ऐसा प्रतीक है जो उनकी सत्ता में वृद्धि करता है। जीन ब्लांडेल कहता है कि वैधता से अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वे संबंधित हैं बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक रूप से ही स्वीकार करते हैं। सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना विशाल होगा उस संगठन का उतना ही अधिक औचित्य होगा। यानी वैधता की जो परिभाषा है वो यह है कि वैधता वह सहमति या स्वीकृति है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को प्रदान की जाती है। यदि किसी सरकार या राजनीतिक व्यवस्था को लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो उस व्यवस्था में वैधता की कमी हो जाती है। ऐसी सरकार या व्यवस्था लंबे समय तक आपको सर्वाइव नहीं करवा सकती, उसका अस्तित्व नहीं टिका रह सकता।
सहमति का विचार औचित्यपूर्ण यानी कि वेद शासन का सार है। लोगों की यह स्वीकृति या सहमति उनके इस विश्वास पर आधारित होनी चाहिए कि वह राजनीतिक व्यवस्था या अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक उचित और उसे कहें कि प्रासंगिक है, कि वेदता का जो स्रोत है वो भय या प्रलोभन नहीं होता है। वेदता का आधार होता है, वो होता है विश्वास एवं मूल्यों पर आधारित उसकी स्वैच्छिक स्वीकृति। तो संक्षेप में जो हमने बात की उसका अर्थ ये हुआ कि वेदता सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए अनिवार्य है। लोकतंत्र का एक अनिवार्य तत्व है, यह एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जो शासक एवं शासित के मध्य एक मूल्य प्रधान विश्वास एवं सहमति के रूप में प्रकट होता है। वेदता का तत्व राज्य यानी शासन की शक्ति को सत्ता में बदलता है। वेदता ही किसी राजनीतिक व्यवस्था को न्याय संगत बनाता है, उसे स्थायित्व प्रदान करता है। तो ये तो हमने वेदता की बात की। अब बात आती है वेदता की अवधारणा का विकास कैसे हुआ। कि वेदता की अवधारणा कोई आधुनिक राजनीति विज्ञान में कोई नई या मौलिक खोज नहीं है, बल्कि इसके बीज हमें प्राचीन चिंतकों में देखने को मिलता है। जो सबसे पहले हम यूनानी जो राजनीतिक चिंतक थे प्लेटो, उसके जो न्याय का सिद्धांत है उसमें हम इसको देखते हैं। फिर क्योंकि प्लेटो का जो न्याय नैतिकता का सिद्धांत है वो आदर्श राज्य की कल्पना पर आधारित है, और आदर्श राज्य कैसे बनेगा वो न्याय के ऊपर है। इसके बाद उसका जो शिष्य अरस्तु ने कानून के शासन की जो बात कही, वो यानी कि कानून को सर्वोपरि माना, तो अरस्तु शासन की वैधता के निर्धारण के लिए ये कहता है कि अंतिम जो श्रेष्ठ राज्य वो होगा जिसमें कानून की संप्रभुता होगी, किसी व्यक्ति की नहीं। वह व्यक्ति कितना ही महान व बुद्धिमान क्यों ना हो, वो भी कानून के शासन के द्वारा ही संचालित होगा। तो कानून के शासन की अरस्तु बात करता है। उसके बाद हम सिसरो को लेते हैं। सिसरो ने वेदता की अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जब वह ये कहता है कि श्रेष्ठ गणतंत्र कानून के बंधन से बंधा है, जबकि निकृष्ट जो राज्य होते हैं उसमें कानून का अभाव होता है। तो ये भी सिसरो भी कानून की बात करता है कि शासन की वेदता के लिए कानून का होना जरूरी है, कि कानून के अंतर्गत एक समाज होने के अतिरिक्त एक राजनीतिक समाज और कुछ नहीं है, ये सिसरो कहता है। इसके बाद मध्य युग में एक्विनास आता है। उसके विचारों में वेदता के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं कि वो ये मान के चलता है कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जो मानव समुदाय के लिए अच्छे जीवन को संभव बना सके। तो राजसत्ता को अमानत स्वरूप उसको वो सत्ता मिली होती है, न कि वो उसका मालिक होता है, एक अमानत के रूप में उसका प्रयोग करता है लोक कल्याण के लिए। एक्विनास के बाद जो समझौतावादी विचारक हैं जिसमें होब्स लोक रूसो, ये समझौते एवं सहमति के रूप में वेदता की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। कि लोक कहता है कि सामाजिक समझौता सहमति पर आधारित है और सहमति ही दुनिया में प्रत्येक वेद सरकार का निर्माण करती है। लोक वैधानिक राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन करता है जिसमें विधि के शासन की वो बात करता है। इसके आगे और निकलते हैं तो रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और लोकतांत्रिक संरचना ही लोकतंत्र की आत्मा नहीं होती है, बल्कि उसमें नैतिकता, न्याय, सद्गुण ये चीज़ें भी उसमें होनी चाहिए। तो रूसो के चिंतन का सार था संप्रभुता जनता की सामान्य इच्छा में निहित है, सरकार सर्वोच्च सत्ता रहने वाली जनता की सेवक मात्र है, जनवाणी देववाणी है, शासन का आधार जनता की सहमति है, ये रूसो कहता है। आधुनिक युग में टी.एच. ग्रीन ने कहा कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, कि इच्छा है न कि शक्ति राज्य का आधार। तो वेदता की अवधारणा का संकेत उसने लोगों की इच्छा को दिया टी.एच. ग्रीन ने। मैक्स वेबर ने वेदता की अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए उसका संबंध सत्ता से जोड़ा। उसके अनुसार वेदता विश्वास पर आधारित होती है और राजनीतिक व्यवस्था के लिए आज्ञा पालन की स्थिति उत्पन्न करती है। उसने सत्ता के 3 स्वरूप बताए: परंपरागत सत्ता, करिश्मात्मक सत्ता और बौद्धिक कानूनी सत्ता। तो ये हमने कल चर्चा की थी। जैसे भारत का जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, जिले में जो कलेक्टर होता है, ये सत्ता क्या है? बौद्धिक कानूनी सत्ता के उदाहरण है।
आधुनिक युग में नौकरशाहों की जो सत्ता है, ये हम वेदता का एक सुंदर उदाहरण देख सकते हैं। तो मैक्स वेबर द्वारा सत्ता का यह वर्गीकरण वेदता के आधार पर ही किया गया था। अब हम बात करते हैं वेदता की अवधारणा की विशेषताएं, कि वैसे वेदता की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती या सर्वमान्य उसकी कोई विशेषता नहीं बताई जा सकती, लेकिन राजनीतिक जीवन की एक स्थिति है जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। वेदता की अवधारणा की विशेषताओं पर उस स्तर और प्रभाव विश्व के समस्त देशों में एक जैसा नहीं होगा, कारण कि सभी देशों की जो प्रक्रियाएं हैं, उनकी संस्कृति है, उनकी सभ्यता है, वहाँ के लोगों का जो नेचर है, सब देशों में अलग अलग होता है। तो हमें लोगों की मानसिक स्तर, राजनीतिक मूल्य, विश्वास, आदतें, उनकी राजनीतिक चेतना की मात्रा पर वेदता की अलग अलग परिभाषाएं या विशेषताएं बताने को देखने को मिलती हैं। लेकिन हम कुछ सामान्य जो विशेषताएं हैं इस अवधारणा, वेदता की अवधारणा की, कॉन्सेप्ट की, वो हम यहाँ साझा करते हैं आपसे। सबसे पहले इसकी जो विशेषता होगी कि विशाल जन समुदाय की सहमति पर आधारित हो, कि वेदता विशेष वर्ग के व्यक्तियों की सहमति पर नहीं बल्कि विशाल जन समुदाय की सहमति पर आधारित, कि कोई भी निर्वाचनों के माध्यम से विशाल जन समुदाय से सहमति प्राप्त कर सकता है, वही सरकार वेद होती है। दूसरा है शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने वाली अवधारणा, कि वेदता क्या है, शक्ति को सत्ता में परिवर्तित कर देती है, कि सत्ता का मुख्य आधार वेदता ही है। वेदता से आच्छादित होने से ही शक्ति सत्ता कहलाती है। किसी भी शक्ति को सत्ता की स्थिति तब प्राप्त होती है जब उसने आम जनता की दृष्टि से उनका विश्वास प्राप्त कर लिया है, उनकी वेदता प्राप्त कर ली है। तो शक्ति या सत्ता में जब तक सहमति पर आधारित नहीं होगी तब तक वेद नहीं होगी। तीसरी विशेषता है वेदता लोगों के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित अवधारणा है, कि वेदता क्या है, लोगों के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित विचारधारा है, कि किसी राजनीतिक व्यवस्था की वेदता इस आधार पर निर्भर करती है कि वहाँ के लोग अपने मूल्यों और विश्वासों के आधार पर उस व्यवस्था को किस सीमा तक वैध समझते हैं। कुछ व्यक्तियों ने अपने संकुचित हितों को सामने रखकर जो रक्त क्रांति या अन्य किसी असंवैधानिक साधनों द्वारा शासन शक्ति को अपने हाथ में ले लिया है, तो ऐसी व्यक्तियों की जो शक्ति है वो लोगों को द्वारा स्वाभाविक रूप से सहमति प्राप्त नहीं कर पाएगी। जैसे 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया था और शासन तंत्र को अपने अधीन ले लिया था, लोगों की स्वतंत्रता के जो मूल्य थे उनको कुचल दिया था। तो जैसे ही 1977 में चुनाव हुए लोकसभा के, तो जनता ने उसको अवैध घोषित कर दिया और उसकी जगह उसको सत्ता से हटाकर और संयुक्त मोर्चे की सरकार उस समय जनसंघ को सत्ता दे दी थी। तो ये चीज होती है कि लोग जबरदस्ती कुछ समय के लिए रह सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं रहा जा सकता। चौथी विशेषता है राजनीतिक शक्ति का आधार सार्वजनिक कल्याण होना चाहिए, कि राजनीतिक शक्ति के धारकों के लिए ये कहा जाता है कि जनता की भावना के लिए शक्ति उनके भलाई के लिए उपयोग करे, तब जनता उसको वेदता की कसौटी पर उतारेगी। तो राजनीतिक व्यवस्था में नेताओं का यह प्रयास रहता है कि समाज में विद्यमान विभिन्न संघर्षों के समाधान के लिए सरकारी शक्ति का प्रयोग करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा, दमन या दंड के भय से लोगों को मुक्त दिलाकर उनका विश्वास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो हर राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति के जो धारक हैं, इस शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं कि जनता की आस्था उनमें बनी रही। यही कारण है कि जो तानाशाही व्यवस्थाएं हैं, सैनिक तानाशाहों द्वारा भी चुनाव कराना, विधायिका और न्यायपालिका को बनाए रखना, ये सब चीज़ें राजनीतिक शक्ति की वेदता को बनाए रखने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार हम चार ये विशेषता आपको बताई कि विशाल जन समुदाय की सहमति होनी चाहिए, शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने वाली अवधारणा है, वेदता लोगों के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित अवधारणा है और राजनीतिक शक्ति का आधार सार्वजनिक कल्याण होता है। तो वेदता का मुख्यतः जन सहमति पर आधारित है। वेदता वह गुण है जो शक्ति को सत्ता में परिवर्तित कर देता है। जनता को डंडे के जोर से कोई भी शासक लंबी अवधि तक नियंत्रित नहीं कर सकता। राजनीतिक व्यवस्था वेदता के आधार पर ही सुव्यवस्थित और स्थिर रह सकती है। अब हम बात करते हैं वेदता के संकट की।
जो वैधता का जो संकट है वो परिवर्तन का संकट होता है कि राजनीतिक व्यवस्था में कुछ परिवेश के परिवर्तनों जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कुछ कारक होते हैं वो निरंतर बदलते रहते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेती है तब तो उसकी वैधता बनी रहती है, लेकिन यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप नहीं ढाल पाती तो वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। तो सत्तारूढ़ लोगों के उद्देश्य भी परिवर्तित होते रहते हैं। जब सत्तारूढ़ वर्ग व्यापक सार्वजनिक हितों को की साधना के मार्ग में को छोड़कर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने में लग जाता है तो निश्चित रूप से राजनीतिक व्यवस्था में वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। तो हम यहाँ कुछ परिस्थितियों की बात करेंगे जो राजनीतिक व्यवस्था के लिए वैधता का संकट उत्पन्न करती हैं, जिसमें पहला है नवीन विचार, मूल्य और आस्थाएं। कि राजनीतिक जो विचार, मूल्य, आस्थाएं ये स्थिर नहीं होती हैं। ये समय की गति के साथ नए विचार आते हैं, नए मूल्य आते हैं, नए विश्वास उत्पन्न होते हैं। परिवर्तित परिस्थितियों एवं नवीन विचारों के कारण राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होना आवश्यक होता है। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन नए परिवर्तनों के अनुरूप बना लेती है तब तो वो वेद बन जाती है, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्थाएं समय की मांग के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाती तो उनकी वैधता के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि प्राचीन समय में राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं प्रचलित थी, धीरे धीरे लोकतांत्रिक विचारों का उदय हुआ। जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने अपने आप को लोकतांत्रिक विचारों के अनुरूप बना लिया उनकी वैधता बनी रही, लेकिन जब ऐसा नहीं कर पाए वहाँ हिंसा हुई, रक्त क्रांति हुई और वो सत्ता बदली। जैसे ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र है, जापान में भी राजतंत्र है, लेकिन जो राजतंत्र था, राजा था, उसने अपने सारे अधिकार जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में दे दिया, संसद को दे दिया, और वो सिर्फ नाम मात्र। तब तो उनका सम्मान हो रहा है। अगर वो कहे कि नहीं हम राजा हैं तो नहीं उनका चल पाएगा। दूसरा वैधता का संकट उत्पन्न होता है परंपरागत संस्थाओं या समूह के अस्तित्व का संकट। कि राजनीतिक व्यवस्था में वैधता का संकट उस समय भी उत्पन्न हो जाता है जब नई परिवर्तित परिस्थितियों के कारण परंपरागत संस्थाओं या समूह के अस्तित्व के लिए संकट खड़ा हो जाता है। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए परंपरागत जो संस्थाएं हैं, समूह हैं, नई संस्थाओं और मूल्यों को अपनाने वाली राजनीतिक व्यवस्था के लिए संकट उत्पन्न कर देती हैं, चुनौती देती हैं उससे। ऐसी स्थिति में यदि परंपरागत तत्व ज़्यादा शक्तिशाली हैं तो समस्त राजनीतिक व्यवस्था में वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। जैसे ईरान के भूतपूर्व जो साथ द्वारा ईरान को आधुनिक मार्ग पर बढ़ाने का जो कार्य किया जा रहा था उसे परंपरागत तत्वों, मुल्ला मौलवियों के लिए संकट खड़ा कर दिया, और इन परंपरागत तत्वों के संगठित शक्ति के सामने आधुनिकता के जो तत्व थे वो टिक नहीं पाई। तो कुछ बहुत सारे कारण होते हैं कौन कितना प्रभावशाली है। तीसरा है नवीन गुटों एवं समूह के राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश से उत्पन्न समस्या। कि वैज्ञानिक और तकनीक विकास के कारण समाज और राजनीतिक व्यवस्था में तीव्र गति से बदलाव आता है। इन बदलावों के परिणाम स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था भी नए प्रकार के गुट और लोग सक्रिय होने लगते हैं। इन समूह की इच्छा, इनकी आकांक्षाएं ये भी सक्रिय हो जाती हैं। यदि वे ऐसा कर पाते हैं और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ाव हुआ पुराना वर्ग कोई बाधा खड़ी नहीं करता है तब तो नए वर्ग जो हैं, नए समूह हैं, उनको राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश हो जाता है और उसकी वैधता में वृद्धि होती है। नहीं तो राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। जैसे युवा वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान है, ये नए वर्ग हैं, ये राजनीति में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। और भारत में देखें तो SC, ST, OBC ये राजनीतिक व्यवस्था में के लिए संघर्ष कर रही है। तो ये वैधता का संकट है। नेक्स्ट है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता के बारे में शंकाएं। कि जब नए विचारों, मूल्यों के कारण नई राजनीतिक व्यवस्था या संस्था अस्तित्व में आती हैं और उनकी क्षमता के बारे में जन सामान्य में शंका उत्पन्न हो जाती है कि ये कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। तो जब राजनीतिक व्यवस्था जन सामान्य की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती है तो राजनीतिक विवादों का समाधान नहीं कर पाती, तब उनकी वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। प्रभावशालिता का खोना। कि राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए सबसे बड़ा संकट उस समय उत्पन्न होता है जब राजनीतिक व्यवस्था अपनी प्रभावशालिता खो दे या उसकी प्रभावशालिता में कमी आ जाए। जैसे राजनीतिक व्यवस्था में उठने वाली मांगों में उचित व अनुचित सभी प्रकार की मांगें होती हैं। उचित मांगों को दृढ़ता से अस्वीकार
जो स्वीकार कर ले अनुचित मांगों को, उनको ठुकरा दे, तो उसकी प्रभावशालीता बनी रहती है। तो राज्य का कार्य अपने नागरिकों की रक्षा करना, दुष्टों का दमन करना। यदि कोई राज्य ये कार्य नहीं कर पाता तो उसकी वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। अब बात आती है वैधता अर्जित करने के उपाय क्या हैं। तो जो वैधता के संकट उत्पन्न करते हैं उसके विपरीत कार्य करते हो वैधता आ जाएगी। जैसे परिवर्तित परिस्थिति और विचारों के अनुरूप अपने आप को ढाल लें तो वो राजनीतिक व्यवस्था वैधता प्राप्त कर लेती है। परंपराओं और राजनीतिक विरासत की रक्षा कर लेगी तो वो वैधता अर्जित करती रहेगी। संवैधानिक व्यवस्थाओं की रक्षा करे कि जो संविधान है उसके अनुसार कार्य करेगी, संविधान की रक्षा होगी, कानूनों की रक्षा होगी तो वैधता बनी रहेगी। राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशालीता को बनाए रखना कि आधुनिक युग में किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए वैधता प्राप्त करने का प्रमुख साधन उसकी प्रभावशालीता है। व्यवस्था द्वारा नागरिकों के जीवन, संपत्ति तथा हितों की रक्षा एवं वृद्धि की जानी चाहिए। जब आम जनता ये अनुभव करती है कि राजनीतिक व्यवस्था उनके हितों की रक्षा कर रही है, उनके हितों में वृद्धि कर रही है, तो वैधता बढ़ती जाएगी। इसके अलावा सशस्त्र सेनाओं को राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा जाना चाहिए कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में ये जरूरी है कि जनता की जो प्रतिनिधि सत्ता को सर्वोपरि माना जाना चाहिए और सैनिक सत्ता जो नागरिक सत्ता के अधीन रह के कार्य करे। यदि सशस्त्र सेनाओं को राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा नहीं गया तो राजनीतिक व्यवस्था में वैधता का संकट जैसे पाकिस्तान में उठता रहता है। विचार विमर्श और सहमति के आधार पर निर्णय कि वैधता अर्जित करने के लिए यह भी जरूरी है कि जो भी निर्णय लिए जाएं वो समाज में सहभागिता और निर्णय ऐसे हों कि राजनीतिक व्यवस्था में सभी नागरिकों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी हो। निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण समाज को सहभागी बनाने के लिए हमें निश्चित समय पर चुनाव कराने पड़ते हैं, व्यस्त मताधिकार के आधार पर चुनाव होते हैं, तो वैधता बनी रहती है। और अंत में है बहुमतता। वैसे तो वैधता अर्जित करने के लिए समस्त जनता की सहमति आवश्यक होती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, इसलिए सबकी सहमति के अभाव में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव परिणाम भी बहुमत के आधार पर ही होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैधता राजनीतिक व्यवस्था में जीवन का संचार करती है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता तब तक बनी रहती है जब तक वह जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। वैधता के अभाव में किसी भी शासन में जनसाधारण का विश्वास प्रकट होगा तो मौजूदा शासन के पलटे बिना यानी कि क्रांति होगी। धन्यवाद।